हेलो वेलकम, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे, ये वीडियो नहीं पूरा क्लास होने वाली है, बहुत लंबी क्लास होने वाली है और ये 7 बजे शाम को हर एक दिन नहीं, लेकिन ये PYQ सीरीज चल रहा है एनडीए के लिए और सीडीएस वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि एनडीए सीडीएस एफकेट का मतलब लेवल सेम होता है। थोड़ा सीडीएस का लेवल बड़ा होता है, लेकिन देख लेने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ फ़ायदा ही है, कुछ कमी नहीं है। तो आज हमारा डे 1 है और एनडीए फर्स्ट 2024 PYQ सीरीज चल रहा है। तो अगर कोई नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दे, अगर पुराना है तो लाइक कर दें और नए भी लाइक कर दें। तो इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी पाषाण युग, ऑप्शन सी लौह युग या ऑप्शन डी ये सभी। तो हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा था कि वहाँ पर एक कांसे की मूर्ति निकली थी, तो उस हिसाब से ये कांस्य युग हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन दूसरे की तरफ। सैंधव सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिला? सैंधव सभ्यता वहीं सिंधु घाटी सभ्यता। और किन किन स्थलों से चावल के खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो इसमें ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ऑप्शन बी में है लोथल और रंगपुर, ऑप्शन सी में है कालीबंगा और रोजड़ी और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल और रंगपुर में खेती के और वो भी चावलों के खेती के साक्ष्य मिले हैं। चलते हैं आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। हवन कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये अभी सिंधु घाटी सभ्यता का ही क्वेश्चन चल रहा है। तो हवन कुंड का साक्ष्य जो है, इसमें ऑप्शन देखते हैं। धोलावीरा और कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल और मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा और रंगदीजी, ऑप्शन डी कालीबंगा और लोथल। तो इनमें से कहाँ कहाँ पर हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त किए गए थे? तो हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। कालीबंगा और लोथल के मतलब कि स्थलों पर वहाँ पर हवन कुंड के साक्ष्य पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोथल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोथल में मतलब कि ये पत्तन नगर है। और ये एक हमने वीडियो बनाया है कि 1 महीने में कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमको देखना चाहिए तो जाकर वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और या चैनल पर भी आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? मतलब कि अच्छे से समझना, सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो कौन से धर्म को मतलब प्रमुखता देते थे, मतलब कौन सा धर्म वो मानते थे? ऑप्शन ए देखिए, पशु और मानव बलि पर, मतलब जानवरों को और इंसानों को भी बलि दे दिया जाए, मतलब कोई भी। और ऑप्शन बी यज्ञ अनुष्ठान पर, ऑप्शन सी मोक्ष की संकल्पना पर या ऑप्शन डी प्रकृति पूजा पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ के लोग जो थे प्रकृति पूजा पर मतलब कि निर्भर थे, वहाँ पर कोई भी और दूसरा सिस्टम नहीं था। अब 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी, ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी मुद्राएं, ऑप्शन सी जौ या ऑप्शन डी कांसे के औजार। तो हमारे पास ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, कपास, क्योंकि खेती बहुत ज़्यादा होती थी और नॉर्थ ईस्ट एरिया में कपास की खेती बहुत ज़्यादा की जाती थी उस टाइम में। आगे देखते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन। सैंधव सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? मतलब वहाँ कौन सा धातु अभी नहीं मिल पाया था। तो सैंधव सभ्यता कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है। तो आप इसमें ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, लोहा, क्योंकि उस समय कांसा था ही, चांदी टीना लोहा ही, कुल सब लोहा को छोड़कर सब था, क्योंकि माइनिंग की सिस्टम उस टाइम पर नहीं थी। 8 नंबर, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पशु से सामान्यतः परिचित नहीं थे? बैल, कुत्ता, घोड़ा, गाय।
देखिए, बैल तो खेती करवाते थे उस टाइम पर, गाय मतलब कि पालते थे और कुत्ता भी पालते थे। ये घोड़ा भी था लेकिन बहुत कम, मतलब बहुत कम एरिया में था। किसी किसी एरिया में घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, नहीं तो घोड़े के साक्ष्य मिले ही नहीं। इसलिए हम इस ऑप्शन पर मतलब कि एग्री करेंगे, क्योंकि किस पशु से परिचित नहीं थे। क्योंकि यहाँ पर कहने का मतलब किस पशु को मतलब कि पालते नहीं थे, तो उस टाइम पर घोड़ा को नहीं पालते थे। 9 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो ये अब देखिए वैदिक एज का क्वेश्चन आ गया। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, मतलब जो वैदिक साहित्य है इसमें सबसे ज़्यादा किस नदी का है वर्णन। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, सिंधु नदी का। सरस्वती पवित्र नदी है सबसे, गंगा उस टाइम पर नहीं थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। ऋग्वेद 4 वेदों में प्राचीनतम है। इसमें प्रमुख रूप से किन देवताओं की स्तुति की गई है। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन बी वरुण या ऑप्शन डी सभी। तो इन सभी देवताओं का वर्णन हमारे पास मिलता है ऋग्वेदों में। आगे बढ़ते हैं इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में, वर्ण शब्द का प्रयोग प्रारंभिक वैदिक युग में किस संदर्भ में किया जाता था। ऑप्शन में देखिए, 4 जातियों के लिए, ऑप्शन बी व्यवसाय समूह के लिए, ऑप्शन सी श्रम विभाजन के संदर्भ में, या ऑप्शन डी आर्यों और अनार्यों में अंतर दिखाने हेतु। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, आर्यों और अनार्यों में अंतर दिखाने हेतु, मतलब वर्ण शब्द का यूज़ किया जाता था। वर्णा सिस्टम था, लेकिन ये वर्ण जो है वो आर्यों और अनार्यों में अंतर दिखाने के लिए किया जाता था। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किस पे विश्वास करती थी। ऑप्शन ए देखिए मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी देखिए एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी देखिए देवी पूजा, या ऑप्शन डी बलि एवं कर्मकांड। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बलि और कर्मकांड पर ज़्यादा मुख्यतः विश्वास करती थी। 13 नंबर, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है। ऋग्वेद में ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी सिंधु। तो इसमें मैंने उस टाइम कहा था कि ऑप्शन ए सरस्वती सबसे मतलब पूजनीय थी, लेकिन सिंधु उस टाइम पर क्या था क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। हाँ, सिंधु जो थी सर्वाधिक वर्णित नदी थी, मतलब इसका यूज ज़्यादा बार किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। मतलब कि अष्टाध्यायी को किसने लिखा है। ऑप्शन ए देखिए कपिल, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी पाणिनि या ऑप्शन डी गौतमी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है। मतलब कि 4 बार संगीतियाँ की गई हैं बौद्ध संगीति, उसमें से मतलब कि सबसे पहले कौन किया, उसके बाद और उसके बाद वाले को कर देना है। तो ऑप्शन देखिए कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। ऑप्शन बी कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। ऑप्शन सी अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, या ऑप्शन डी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो इसमें देखिएगा हमारे मतलब सबसे पहले हमारा बिंबिसार का जो बेटा था वो अजातशत्रु आया, उसने बौद्ध संगीति करवाया, ठीक। उसके बाद ये तो बिंबिसार वंश का था, हर्यक वंश का, और उसके बाद कालाशोक आया शिशुनाग वंश का। तो ऐसे ये ऑप्शन डी ही हमारा सही हो जाएगा, और उसके बाद अशोक आया और उसके बाद कनिष्क आया। तो इस तरह से ये सभी आए। इस हिसाब से पहले किसने किया, पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, उसके बाद कनिष्क आया। अब ये देखिए हमारा 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हमने कर लिया है। और ये एनडीए फर्स्ट 2024 कंप्लीट सिलेबस के बारे में है। अगर आपको सिलेबस का मतलब सही नहीं पता है तो आप इसको देख लीजिए। और ये जो सिलेबस है
इतना अगर कर लेंगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। ये वीडियो देखना हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं था? हाँ तो देखिए, ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी विनय, ऑप्शन सी सूक्त और ऑप्शन डी अभिधम। तो त्रिपिटक में है सूक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, इसमें ये अंग उसका नहीं था। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में, बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार निम्नलिखित में से किसमें निहित है? ऑप्शन ए 4 आर्य सत्र, ऑप्शन बी अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन सी तहसील या ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 आर्य सत्य, यही सही है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पर अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? संरक्षक के बारे में बौद्ध धर्म के ऑप्शन एक नहीं, ये मतलब कि नंबर दिए गए हैं और इसके आंसर दिया गया है इधर। तो ऑप्शन में देखिए, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ये देखिए महान संरक्षक, ऑप्शन में देखिए केवल एक यानी सिर्फ अशोक थे, ऑप्शन बी देखिए 1 और 4, और ऑप्शन सी में 1 और 2 और तीसरा, और ऑप्शन डी में ये सभी। तो इसमें देखिए ये सभी तो हो नहीं सकते, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा है और ज़्यादा उसके बारे में विकास भी नहीं किया है। और अशोक तो बौद्ध संगीति भी कराए हैं, कनिष्क भी कराए हैं और हर्षवर्धन भी अपने टाइम पर कराएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं इसमें 19 नंबर पर, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? मतलब जो देवनागरी लिपि अभी हम यूज़ करते हैं वो किसका प्राचीनतम रूप है? मतलब प्राचीन रूप में वो कौन सी थी? ऑप्शन में देखिए खरोष्ठी, या ऑप्शन बी ब्राह्मी, या ऑप्शन सी देवप्रिय, या ऑप्शन डी पाली। तो हमारे पास इसमें ब्राह्मी लिपि जो थी इसी को कहा जाता था। ब्राह्मी लिपि ही देवनागरी लिपि बनकर आज आई है हमारे सामने। आगे देखते हैं तो 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसके समय में बौद्ध धर्म 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा है कनिष्क, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी कालाशोक। तो हमारा जो कनिष्क था इसी के टाइम पर 2 स्वतंत्र संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया, जिसका पहला नाम हीनयान और महायान था। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 21 नंबर में, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है उसके रचयिता कौन है? मतलब कि बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? ऑप्शन ए में देखिए बुद्ध घोष, ऑप्शन बी नागार्जुन, या ऑप्शन सी वसुमित्र, या ऑप्शन डी अश्वघोष। तो हमारा अश्वघोष ही सही हो जाएगा, इन्हीं ने बुद्ध चरित्र की रचना की है। अब 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए, वर्धमान महावीर का संबंध किस गणतंत्र से था? ऑप्शन ए लिच्छवी, ऑप्शन बी शाक्य, या ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा वर्धमान जो जैन धर्म के संस्थापक थे, नहीं संस्थापक नहीं थे, मतलब ये अंतिम थे वर्धमान, ये लिच्छवी के गणतंत्र से संबंध रखते थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 में देखें, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगिरी, या ऑप्शन डी पावापुरी। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसी टाइम पर पावापुरी में ही महावीर जी का महानिर्वाण, जो कि मौत होती है उनमें महानिर्वाण कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ आयोजित की गई थी?
ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी राजगृह या ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर वल्लभी में हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वल्लभी में द्वितीय संगीति की गई थी। 25 नंबर में देखिए, जैन साहित्य का संकलन निम्नलिखित में से किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य, ऑप्शन ए संस्कृत या देवनागरी, ऑप्शन बी प्राकृत या अर्धमागधी, ऑप्शन डी पाली या पूर्ण मागधी या ऑप्शन डी संस्कृत या ब्राह्मणी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, प्राकृत या अर्धमागधी में था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैन धर्म के निम्नलिखित महाव्रतों में से किसका प्रतिपादन पार्श्वनाथ द्वारा नहीं किया गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है अहिंसा, ऑप्शन बी में है ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी में है अंतिम या ऑप्शन डी में है अपरिग्रह। तो जो ब्रह्मचर्य है इसका प्रतिपादन पार्श्वनाथ द्वारा नहीं किया गया था। ये जो भी जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ये क्लिकबेट हैं, मतलब एक बार में देखिए और क्लिक कीजिए। और ये हिस्ट्री के पीवाई क्यूज में है। 27 में देखिए, दक्षिण भारत में जैन धर्म में ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए सुश्रवण, ऑप्शन बी इंद्रभूति, ऑप्शन सी भद्रबाहु या ऑप्शन डी स्थूलभद्र। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भद्रबाहु। इन्हीं ने मतलब जैन धर्म को दक्षिण भारत में लेकर गए थे। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? हाँ, तो इसको मतलब कि कौन सा इसमें गलत है? प्रथम बौद्ध संगीति ये सप्तवर्णी में हुई थी कि नहीं हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति मगध में हुई थी कि नहीं हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में या चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में? तो इसमें से बताना है कौन गलत है, मतलब इसमें से चारों में 3 गो सही है। देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति सप्तवर्णी में हुई थी, ठीक। द्वितीय बौद्ध संगीति मगध में नहीं हुई थी। ये वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति, यही गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में, जैन धर्म कल्प सूत्र के रचयिता हैं? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी स्थूलभद्र या ऑप्शन बी हेमचंद्र। तो हमारे पास ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि भद्रबाहु है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसीलिए जिसमें ज़्यादा क्लिक हो जा रहा है उसमें हम मतलब कि ऑप्शन लिख भी दे रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? 16 महाजनपदों का ऑप्शन ए में देखिए, भगवती सूत्र, ऑप्शन बी पिटक, ऑप्शन सी 14 पुण या आचारांग सूत्र में। तो हमारे पास ऑप्शन ए सही हो जाता है, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? हाँ, झेलम नदी के किनारे। तो ऑप्शन ए देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन बी धनानंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी पोरस और सिकंदर, ऑप्शन डी सिकंदर एवं आम्भी। तो जब सिकंदर आया था इंडिया में तो कश्मीर के इलाके में जो थे पोरस थे, तो इन्हीं के साथ वितस्ता का युद्ध लड़ा गया था सिकंदर के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? मतलब इसको सजाना है, कौन सबसे पहले आए और कौन सा मतलब कि सबसे बाद में आया। शिशु नागवंश, उसके बाद सिकंदर का आक्रमण। हाँ, तो कलिंग का युद्ध और मेगास्थनीज की भारत यात्रा। देखते हैं कूट में क्या है। 1 2 3 4, 1 2 4 3 है, 2 1 3 4 हैं और 2 1 4 3 हैं। तो इसमें से देखते हैं, कुछ समय आपको दे देते हैं 10 सेकेंड का। तो 10 सेकेंड तक हो गया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है। कैसे हुआ अब देखते हैं।
शिशुनाग वंश, ये शिशुनाग वंश बहुत पहले का है और सिकंदर का आक्रमण तो बहुत बाद में आया था, क्योंकि शिशुनाग वंश से पहले बिंबिसार का हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, ठीक। और कलिंग का आक्रमण उसके बाद ही हुआ, लेकिन कलिंग का आक्रमण बहुत बाद में उसके पहले मौर्य वंश आया था, मेगास्थनीज, और उसी टाइम मेगास्थनीज भारत आए थे। तो 1-2-4 हो जाएगा। इसको एक बार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 2 4 3। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब आ गए हैं बड़े बड़े क्वेश्चन। 326 से 325 ईसा पूर्व में देखिए, सिकंदर के आक्रमण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव हुआ था, तो इसमें से बताना है। ऑप्शन ए पढ़िए, नहीं 1 नंबर का पढ़िए। विभिन्न क्षेत्रों में भारत एवं यूनान के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुए। मतलब कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तब वो भारत और यूनान के मध्य, जो कि सिकंदर जो था यूनान का रहने वाला था और भारत पर आक्रमण करने आया था, तो उसके बीच बहुत ज़्यादा संपर्क स्थापित हो गया। दूसरा नंबर पढ़िए, उत्तर पश्चिमी भारत में और अधिक यूनानी बस्तियों की स्थापना हुई। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि उस टाइम पर जब सिकंदर आ रहा था उधर से, तो उधर से अपना बस लड़ते आ रहा था, और जहाँ पर जीत जाता था वहाँ पर अपनी मतलब कि सेना और बस्तियाँ बसा लेता था। 3 नंबर देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत के छोटे छोटे साम्राज्य विनष्ट हो गए, जिससे भविष्य में इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। हाँ, ये भी सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी ये तीनों सही हैं। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी मतलब कि सजाना है। पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित महाजनपदों का सही क्रम में विन्यस्त कीजिए। तो मतलब कि कौन जो मैप है, मैप के अनुसार कौन कहाँ पर स्थित आता है उसको मतलब कि देखना है। चेदी, वत्स, काशी, मगध और अंग, इसको आपस में मतलब ऐसे मिलाना है कि सही आंसर आ जाए। पश्चिम से पूर्व मतलब इधर से इधर चलना है आपको, और पहले कौन आएगा उसका मतलब कुट बताना है यहाँ पर आंसर। 4 5 4 3 2 1 मतलब कि उल्टा आएगा या सीधा आएगा, 1 2 3 4 5, या 1 3 2 4 5, या 2 3 4 5 1। तो ये जो है हमारा सही ऑर्डर में लगाया गया है 1 2 3 4 5। अगर आपने पढ़ा होगा, तो अगर आपने मैप में पढ़ा होगा तो आपने अरे मैप भी हम तो सही नहीं, मैप में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पर लोकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें से मगध, ये तो बिहार में था मगध, काशी उत्तर में है, उत्तर प्रदेश में, अंग बिहार में था, और ये भी दोनों उधर का ही क्षेत्र था, यूपी वाला क्षेत्र। नेक्स्ट आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में, चरक कौन था। ऑप्शन में देखिए, एक चिकित्सक कनिष्क काल का, ऑप्शन बी एक ज्योतिषी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का, ऑप्शन सी एक खगोल शास्त्री समुद्रगुप्त काल का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं था। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ये जो थे एक डॉक्टर थे, और ये जो कनिष्क काल में आए थे चरक, और इन्हीं ने चरक संहिता का प्रतिपादन किया था। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। सातवाहन जो थे दक्षिण भारत में थे। देखते हैं, ऑप्शन ए में प्राकृत है, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है संस्कृत, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि सातवाहनों जो थे शासक, उनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रोमन साम्राज्य से सबसे पहले व्यापारिक संबंध निम्नलिखित में से किसने स्थापित किए थे। रोमन साम्राज्य से, ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यही सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं था जो रोमन साम्राज्य से सबसे पहले मिले थे।
क्योंकि इनसे भी पहले थे। 38 नंबर क्वेश्चन, पाणिनि रचित अष्टाध्यायी के सूत्रों पर महाभाष्य लिखने वाले पतंजलि निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? यानी अष्टाध्यायी के बारे में पूछा गया है। अष्टाध्यायी ये जो हैं ये बुक है और पाणिनि इसको लिखने वाले थे, लेकिन इन्होंने ये कब लिखा था, उस टाइम पर शासक कौन था, उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन में देखिए, मौर्य शासक बिंदुसार, ऑप्शन बी शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकेंड, ऑप्शन डी गुप्त शासक चंद्रगुप्त। तो देखिए, तो ये जो पाणिनि होते हैं ये शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर थे और इन्हीं ने पाणिनि रचित अष्टाध्यायी के, हाँ उस टाइम पर देखिए अष्टाध्यायी के लेखक को पूछ दिया था कौन आए थे, पाणिनि। इसमें ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक, क्वेश्चन में ही दोनों आ गए। उस टाइम पर आंसर क्वेश्चन में अष्टाध्यायी था, पूछा किसने लिखा, तो पाणिनि ने लिखा। और इसी को देखिए क्वेश्चन दूसरा बना दिया, कैसे कि इसके टाइम पर राजा कौन था, शासक कौन था। ऐसे भी क्वेश्चन को मतलब यही PYQs कहलाते हैं। अगर मान लीजिए ये आया तो इससे ही कोई क्वेश्चन बना देगा, लेकिन ये नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड जो आए थे उनके कला में विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र कौन था? देखते हैं ऑप्शन, धारवाड़, वाराणसी, उज्जैनी या विदिशा। चलिए बढ़ते हैं। तो हाँ, इधर क्वेश्चन पर तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उज्जैन। उज्जैन के जो शासक थे वहीं पर जो थे विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र बन गया था उज्जैन। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए में देखिए, उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप, ऑप्शन बी उसकी विभिन्न विजयों के फलस्वरूप, धार्मिक गुरुओं के आदेशों के फलस्वरूप, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, धार्मिक गुरुओं के आदेशों के फलस्वरूप, मतलब आपके धार्मिक गुरु आपको आदेश दिए तो क्या उससे आप चक्रवर्ती कहला जाएंगे, राजा कहलाएंगे? नहीं, ये भी नहीं। उनके विभिन्न विजयों के फलस्वरूप, उन्होंने बहुत विजय किए थे, लेकिन उन उस हिसाब से भी नहीं। लेकिन उज्जैन शासकों पर विजय जब उन्होंने पाया तो तब उन्हें विक्रमादित्य कहा गया। नेक्स्ट आते हैं हमारा 41, सूची 1 सूची 2, कृति रचयिता, मतलब ये है रचना और ये है रचयिता। मतलब कालिदास ने कौन सा पुस्तक लिखा, शूद्रक ने कौन सा लिखा, विशाखादत्त ने कौन सा लिखा, भारवी ने कौन सा लिखा, यही बताना है। और इसमें ऑप्शन देखिए, पहला है 2143, ऑप्शन बी में है 3412, ऑप्शन सी में है 2413 या ऑप्शन डी में है 3142। तो हमारा इसमें मिलाते हैं हम, जो मृच्छकटिकम थे उन्होंने शूद्रक की रचना की थी। ओके, ऋतु संहार जो था कालिदास का ऋतु संहार था, ठीक। कृतार्जुनियम का जो था भारवी ने कृतार्जुनियम लिखा था, ठीक। और विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। तो हमारा ऑप्शन ए में आया 2, उसके बाद ऑप्शन बी में आया 1, उसके बाद सी में आया 4, ऑप्शन डी में आया 3। ये मिला लीजिए किस में है, 2143, ऑप्शन ए ही पहले में ही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर, एलोरा की निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? एलोरा की गुफा जो था, तो ऑप्शन देखिए, गुप्त वंश, राष्ट्रकूट वंश या पल्लव वंश या चोल वंश। तो इसमें से हम देखते हैं कि राष्ट्रकूटों ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन आ गया, तो बढ़ते हैं, मतलब यहाँ पर जल्दी कर लेंगे। तो हमारा टोटल जो था 100 क्वेश्चन का था टारगेट, 100 क्वेश्चन का टारगेट था। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। पुलिकेशिन द्वितीय को युद्ध में किसने हराया? नरसिंह वर्मन ने, विक्रमादित्य ने, महेंद्र वर्मन ने और परमेश्वर वर्धन ने। तो इसको महेंद्र वर्मन ने हराया था।
नहीं, महेंद्र वर्मन ने नहीं, नरसिंह वर्मन ने हराया था। 44 नंबर क्वेश्चन, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए निस्क, ऑप्शन बी दिनार, या ऑप्शन सी कार्नापड़, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दिनार, क्योंकि गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे उनको दिनार ही कहा गया है। 45, गुप्त वंश के किस शासक ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो हमारे पास ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त सेकेंड, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो हमारे स्कंदगुप्त थे, इन्हीं ने मतलब कि मोर्चा संभाला हुआ था उस टाइम पर, हुणों के जब आक्रमण हुआ था तो उस टाइम पर ये थे छोटे, इनके पिता थे, वो नहीं कर पाए, वो हुणों को आक्रमण को नहीं रोक पाए, तो अंत में स्कंदगुप्त ने कमान संभाला उस टाइम पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन, तो ये भी सूची 1 आ गया, सूची 2 आ गया, इनको मिलाना है, फिर वहीं काम करना है। पूर्वी चालुक्य, यादव, काकतीय या होयसल, वारंगण मेड़ी, द्वार समुद्र, देवगिरी, तलकाड, इसमें मिलाना है। तो देखते हैं हम, इसको मिलान करते हैं। जो ईस्टर्न चालुक्य थे, पूर्वी चालुक्य, वो वेंगी में थे, ठीक। यादव थे वो देवगिरी में थे, 4 में, और काकतीय थे वारंगल में थे, और होयसल द्वार समुद्र में थे। ये जगह के नाम है और ये मतलब कि वंशज के नाम है। तो इसको मिलाते हैं, 2 और उसके बाद 4, 1 और 3, 2 4 1 3, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें, फिर आ गया वहीं कूटनीति वाला। 47 नंबर क्वेश्चन, मंदिर और उसका कौन निर्माण किया, इसके बारे में मिलान करना है। ऑप्शन ए देखिए, खजुराहो के मंदिर, ऑप्शन बी माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, और ऐहोल का दुर्गा मंदिर। और इसमें 5 वंशज का दिया गया है, और इसमें ऑप्शन ए में है 2 1 5 3, ऑप्शन बी में है 4 5 3 2, ऑप्शन सी में है 3 4 5 2, ऑप्शन डी में है 2 3 4 5। चलिए तो इसमें मिलाते हैं। खजुराहो का जो मंदिर था वो चंदेल के टाइम पर बनाया गया था, और उसके बाद जो ऐहोल का दुर्गा मंदिर था, ऐहोल का, वो जो थे चालुक्य बनाए थे, ठीक। तो ऑप्शन ए तो गया नहीं, ए नहीं, इसको मिलाते हैं। ए का सेकंड पर कौन है, ए का सेकंड पर ये है, ए तो बी वाला गया और सी वाला गया, ठीक। उसके बाद डी में देखते हैं कौन है, डी में 5 सिर्फ ऑप्शन डी में है। तो ऐसे मिला सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा फैक्ट नहीं जानकारी हो तो आप 1-2 फैक्ट से भी ऐसे ही मिला सकते हैं। और तब देख लीजिए, पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो था अनंत वर्मन गंग के टाइम पर था, और माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर चालुक्य के टाइम पर था, जो कि सोलंकी शासक कहलाते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। अब आगे मतलब जिनको कह सकते हैं कि यही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कहलाते हैं, यही मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कहलाता है। जो पीछे हमारा क्वेश्चन आ रहा था वो आ रहा था इजी, ठीक, और इन्हीं को हम मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन ही एनडीए में पूछे जाते हैं। वो जो इजी था वो बहुत ही कम आता है, मतलब अगर 100 क्वेश्चन आए तो वैसे 10 ही क्वेश्चन आएंगे, बाकी 90 ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कोई भी सब्जेक्ट उठा लो। निम्नलिखित में से कौन सी एक हड़प्पा बस्ती की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है, मतलब हड़प्पा सभ्यता में ये काम इसमें नहीं हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, उसको छांटना है। द्वार मार्ग तथा खिड़कियां आमतौर पर बगल की गलियों में खुलती थीं और शायद ही कभी मुख्य सड़कों पर खुलती थीं। हाँ, ये तो सही है। जो द्वार मार्ग और खिड़कियां आमतौर बगल की गलियों में, जैसे कि ये हमारे पास हाईवे हो गया, ठीक। अगर यहाँ पर घर है, यहाँ पर घर है,
तो उनकी खिड़कियाँ और दरवाजे इधर खुलेंगे, इधर, और इधर से एक गलीवाड़ा गुजरेगा, ठीक। और आज जो है इधर खिड़कियाँ और दरवाजे इधर बन रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर उल्टा था। ऑप्शन बी देखिए, मकान में आमतौर पर स्नान तथा शौच का अलग क्षेत्र होता था। यस, हमारे पास मतलब कि स्नानागार भी मिला है बड़ा सा, और शौच करने का भी शौचालय टाइप का भी मिला है। नगर दुर्ग प्राचीर युक्त परंतु निचला शहर प्राचीर युक्त नहीं था। ऑप्शन डी एक बार देखते हैं, दूसरी मंजिल से नाले तथा ढालू प्रणाली आमतौर पर दीवार के अंदर निर्मित थे। तो हमारा ऑप्शन डी ये थोड़ा, दूसरी मंजिल से नहीं, ये गलत है। दूसरी मंजिल से अगर यहाँ पर नहीं होता ना, नाले तथा ढालू प्रणाली आमतौर पर दीवार के अंदर निर्मित थे, ये कह सकते हैं, लेकिन दूसरी मंजिल से नहीं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी हमारा इसमें सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो उल्टा पूछा है ना, मतलब कि इसमें से कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है। तो हमको गलत को छांटना था। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तो पढ़िए को क्वेश्चन को। ये आ गया फिर से हमारा, मतलब कि ये एक बार हिस्ट्री में दोहरा रहा है अपने आप को, मतलब कि एंशियंट हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन है, तो एक बार शुरू से मतलब कि आ रहा है मौर्य गुप्त काल तक, उसके बाद फिर से अपने टाइम पर आ रहा है। ऋग्वेद संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब इसमें भी 3 गो सही है और 1 गो गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऋग्वेद में लगभग 300 गैर भारत यूरोपीय शब्द हैं। ऑप्शन बी, ऋग्वेद में दासराज्य 10 राजाओं का युद्ध का संदर्भ है। ऋग्वेद में यह उल्लिखित है कि भरत प्रमुख सुदास ने 10 जनजातियों के राजमंडल के विरुद्ध लड़ाई ली। 10 राजाओं के युद्ध के पूर्व ने भरतों का साथ दिया। तो इसमें से देखते हैं हमारा कौन सही होता है। तो हमारा सही तो ये है, ऋग्वेद में लगभग 300 गैर भारत यूरोपीय शब्द हैं, ये तो सही है। ऋग्वेद में दासराग 10 राजाओं का युद्ध का भी संदर्भ है, ये भी सही है। ऋग्वेद में यह उल्लिखित है कि भारत प्रमुख सुदास ने 10 जनजातियों के राज्यमंडल के विरुद्ध लड़ाई की, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है और हमको गलत ही चुनना था, सत्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन कैसे उलट पुलट के पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो इसमें से हमको 3 को सत्य छांटना है और 1 को गलत छांटना है, और जो गलत होगा वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन। अभी तक कुछ क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन जो थे, लगातार बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। देखते हैं, अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों का मुख्य विषय है, मतलब जो अजंता गुफा थी उसमें क्या थे, सजावटी परिपूर्ण जिसमें विविध जंतु वृक्ष तथा पुष्प शामिल हैं। दूसरा नंबर देखिए, विभिन्न बुद्ध तथा बोधिसत्वों के रूप चित्र। ऑप्शन सी, जातक कथाओं का चित्रण करने वाले वर्णनात्मक दृश्य। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी में 1 और 3, या ऑप्शन डी सभी। तो ये हमारा सभी इसमें सही हो जाएगा, ये तीनों कथन सही हैं, सब सही है। आगे बढ़ जाइए, 51 में देखते हैं। हमने टोटल 100 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है और बहुत फास्ट क्वेश्चन का मतलब कि कलेक्शन चल रहा है। अभी 40 मिनट होने वाला है और 50 क्वेश्चन हमने पार कर लिया, क्योंकि उस टाइम पर जो था वो थोड़ा इजी क्वेश्चन थे, मतलब एक बार पढ़ा और टिक करके चल दिए, उसमें मतलब कि कंक्लूजन करने वाला भी थोड़ा कम ही था। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन और कच्चे माल का प्राप्ति हेतु कौन से तरीके अपनाते थे। देखिए, कच्चे माल के स्रोत के निकट वाणिज्यिक वस्तुओं की स्थापना करना, समकालीन अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क स्थापित करना। इनमें से देखते हैं कौन सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, और न तो 1 और न ही 2। तो इसमें देखते हैं, कच्चे माल के स्रोत के
निकट वाणिज्यिक बस्तियों की स्थापना करना। तो ऑप्शन ए थोड़ा ध्यान से पढ़ना। कच्चे माल के स्रोत, मतलब कच्चा माल कहाँ होता है, खेत में ही होगा। के निकट, उसके नज़दीक ही वाणिज्यिक बस्तियों की स्थापना करना, मतलब बाजार की स्थापना कर देना। मान लीजिए यहाँ पर खेत है, उससे 1 किलोमीटर हटकर या 500 मीटर हटकर बाजार बना दिया, तो ये तो सही बात है। समकालीन अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क स्थापित करना, हाँ इंटरनेशनल ट्रेड जो थे, मतलब हड़प्पा में इंडस वैली में भी था, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2। 52 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा और मेसोपोटामिया के मध्य किन दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख पूरा लेखों में मिला है? ऊर और मेहुला, मेहुला और मगान, दिलमुन और मगान, और ऊर और दिलमुन। तो देखते हैं इसमें कौन सही होता है। दिलमुन एवं मगान व्यापार केंद्र हैं ये दोनों। 53 देखिए, हड़प्पा लिपि के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। चलिए ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन आ गया, पढ़ते हैं 1 नंबर। हड़प्पाइयों के अभिलेख अन्य समकालीन सभ्यताओं की तुलना में बहुत लंबे हैं। 2 नंबर, हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक नहीं है अपितु चित्रलेखात्मक है। 3 नंबर, हड़प्पा वासियों की लिखावट केवल मुहरों पर मिली है। चलिए इसमें से देखते हैं। ऑप्शन ए में केवल 2, ऑप्शन बी में 1 और 2, ऑप्शन सी में 1 और 3, और ऑप्शन डी में ये सभी, मतलब तीनों सही हैं। तो इसमें देखते हैं क्या सही है। एक बार फिर से मतलब पुनः विचार करते हैं। विचार करने को कहा है तो विचार ही न करेंगे। हड़प्पाइयों के अभिलेख, मतलब जो लिखा जाता है उनमें अन्य समकालीन सभ्यताओं की तुलना में बहुत लंबे हैं। अभिलेख मिले ही नहीं हैं, लंबे कहाँ से हो जाएंगे, ये इसको काटो। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं है अपितु चित्रलेखात्मक है। यस, वहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं गया, लिखा होता तो पढ़ लेते। चित्रलेखात्मक है, मतलब चित्र जो भी है चित्रों में है। और ये देखिए 3 नंबर कैसे बोल रहा है, हड़प्पा वासियों की लिखावट केवल मुहरों पर मिली है। अगर मुहरों पर मिलती तो उसको तो पढ़ ही लेते, तो वो पूरी चित्रात्मक है तो उसको लिखा कहाँ से गया, यानी ये भी गलत। ऑप्शन बी हमारा नहीं, केवल 2 यानी ऑप्शन ए में है। देखिए ऐसे भी गलत हो सकता है। आप सिर्फ आपका 2 है तो ऐसे मन में आ जाएगा कि ऑप्शन बी ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो केवल 2 है वो ए ऑप्शन में, ऐसे मतलब बहुत डिस्टर्बेंस करता है यूपीएससी एग्ज़ाम पेपर में। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं अब मतलब मॉडरेट लेवल का आ रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन। आर्यों के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, मतलब गलत कौन है। इन चारों में 3 गो सही हैं, 3 गो सही हैं इन चारों में से, और एक गो जो था गलत है, वो उसका हमको गलत ही छांटना है इसमें। तो पढ़ते हैं। पहला, आरंभिक आर्यों का निकास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा में था। आर्य लोग जहाँ प्रथमतः बहे वह सारा प्रदेश सप्त सिंधु नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन सी, उत्तर वैदिक काल के अंत में आर्यजनों का विस्तार विंध्य के दक्षिण की ओर हुआ। ऑप्शन डी में देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में ऋग्वैदिक आर्यों का दस्यु नाम के स्थानीय जैनों से संघर्ष हुआ। तो इसमें देखते हैं कौन सही हुआ। तो ऑप्शन ए, आरंभिक आर्यों का निकास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब और तथा हरियाणा में था। यस, ये सही है। जब पहली बार आर्य आए थे तो वहीं से आएंगे, क्योंकि वहीं था, क्योंकि भारत उस टाइम पर भारत में ही अफगानिस्तान पाकिस्तान था, तो वहीं से आएंगे। आर्य लोग जहाँ प्रथमतः बसे वह सारा प्रदेश सप्त सिंधु नाम से प्रसिद्ध हुआ। यस, जब आर्य आए तो वह सप्त सिंधु प्रदेश कहलाया। उत्तर वैदिक काल के अंत में आर्यजनों का विस्तार विंध्य के दक्षिण की ओर हुआ। नहीं, ये गलत है, क्योंकि विंध्य जो था, विंध्य हिमाचल, विंध्य जो था विंध्य पर्वत, उसके दक्षिण में उत्तर में है ये लोग, क्योंकि विंध्य के दक्षिण में आएंगे तो साउथ में आ जाएंगे।
विंध्याचल, जो कि विंध्याचल हमारे फेमस है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। उत्तर वैदिक काल में जो विशेषताएं हैं सही कौन सी हैं, सही इसमें से चुनना है, मतलब इसमें 3 वो गलत है। ऑप्शन ए में देखते हैं, विशाल अस्थायी सेना से राजा अधिक शक्तिशाली होता गया। स्त्रियों और शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकारी माना गया। सत्ता क्रमशः जनजातीय से प्रादेशीय होती गई। अर्थव्यवस्था मुख्यतः यायावरीय और पशुचारक बनी रही। देखते हैं इसमें क्या सही है। विशाल अस्थायी सेना से राजा अधिक शक्तिशाली होता गया, नहीं। अगर विशाल अस्थायी सेना राजा से शक्तिशाली हो जाता तो हमारे जो भारत है उसमें जो था एम्पायर वाला सिस्टम ही नहीं आता। गुप्त वंश, मौर्य वंश, ऐसा कुछ आता ही नहीं। जब 16 महाजनपद थे उस टाइम, तो 16 महाजनपद कैसे बने? वो महाजनपद ही मतलब एक राज्य है, और वो सबसे पहले था अस्थाई लोग। तो अगर वहीं शक्तिशाली हो जाते तो राजा का शब्द ही नहीं आता, तो ये गलत हो जाएगा। स्त्रियों और शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकारी माना गया, नहीं, ये उस टाइम पर नहीं था। सत्ता क्रमशः जनजातीय से प्रदेशीय होती गई, यही सही है। अगला भी पढ़ लेते हैं। अर्थव्यवस्था मुख्यतः यायावरी और पशुचारक बनी रही, नहीं, यह भी गलत है। ऑप्शन सी हमारा ओनली सही है। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 55 नंबर तक हो गया। 56 नंबर में देखते हैं, ऋग्वैदिक देवता वरुण को ऋतु का संरक्षण माना जाता था, इसका अभिप्राय क्या है? ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए प्राकृतिक संतुलन का संरक्षण, ऑप्शन बी धन संपदा का संरक्षण, ऑप्शन सी मवेशियों का संरक्षण, या ऑप्शन डी आर्यों का संरक्षण। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्राकृतिक संतुलन का संरक्षण, जो देवता वरुण को माना गया है। आगे देखते हैं 57 नंबर में, महाजनपद काल में गणराज्यों में किस प्रकार का शासन विद्यमान था? ऑप्शन ए लोकतंत्र, जो कि अभी है, तो ऐसा तो था नहीं। ऑप्शन बी समूह तंत्र, ऑप्शन सी नौकरशाही तंत्र, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, कभी तक नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र तो अभी है। समूह तंत्र तो है, समूह तंत्र विद्यमान था, नौकरशाही नहीं था। मतलब नौकरों का जो नौकरशाही कहने का मतलब नौकरों का राज नहीं था, क्योंकि नौकर तो खटते थे, उनका राज कहाँ से आ जाएगा। 58 नंबर में देखते हैं, महायान बौद्ध मत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है, मतलब असत्य है कौन सा? इन चारों में कौन सा गलत है? इसको पढ़ते हैं एक बार फिर से। चलिए, ऑप्शन ए में देखिए, यह मत एक मुक्तिदाता की कल्पना को स्वीकार करता है, मुक्तिदाता की कल्पना महायान में। ऑप्शन बी में देखिए, बोधिसत्व की अवधारणा परोपकार की भावना पर आधारित है। हाँ, ये भी सत्य है, ये सत्य है, ये भी सत्य है। इस मत ने बौद्ध मूर्ति पूजा की परंपरा को प्रारंभ किया, तभी तो बौद्ध में मूर्ति है बुद्ध की। ये नहीं होता तो बुद्ध की मूर्ति कहाँ होती? और आगे देखते हैं, यह मत व्यक्तिगत रूप से निम्बाब प्राप्ति को अंतिम उद्देश्य स्वीकार करता है, नहीं, यही गलत है। ऑप्शन डी ही गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में। ये थोड़ा जो कॉपी करने में थोड़ा ये पीछे का बैकग्राउंड क्लियर नहीं हो पाया है, तो इसमें पढ़ते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन सही से फर्क पड़ना चाहिए। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? ऑप्शन ए में देखिए, अशोक को प्रथम भारतीय शासक था, हाँ, जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को सीधे संबोधित किया। अशोक प्रथम भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को सीधे संबोधित किया। ऑप्शन बी देखिए, अशोक का नाम केवल प्रथम लघु शिलालेख की प्रतियों में मिला है। लघु शिलालेखों में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिली है। द्वितीय शिलालेख में स्वयं अशोक ने धम्म को परिभाषित किया है।
तो हमारा ऑप्शन डी ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए से पढ़िए, अशोक प्रथम भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को सीधे संबोधित किया है। हाँ, पूरी जानकारी दी है अशोक ने, सब कुछ के बारे में लिखवाया है। अशोक का नाम केवल प्रथम लघु शिलालेख की प्रतियों में मिला है। हाँ, बड़े बड़े में नहीं मिला है। लघु शिलालेखों में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। यस, ये भी सही है, ये तीनों सही है, लेकिन ये ऑप्शन डी गलत है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक ने बराबर पहाड़ी में निम्नलिखित गुफाओं का दान किस संप्रदाय को किया? ऑप्शन ए में जैन, ऑप्शन बी में बौद्ध, ऑप्शन सी आजीविक नहीं अरे यार, इसको फिर से पढ़ते हैं। अशोक ने बराबर पहाड़ी में निर्मित गुफाओं का दान किस संप्रदाय को किया है? तो ऑप्शन में देखिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या आजीवक और या वैष्णव। तो इनमें से आजीवक संप्रदाय को अशोक ने दान किया है। चलते हैं नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन। फिर से थोड़े क्लिकबेट आ गए क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। अरे और हमारे पास 40 क्वेश्चन है, 40 या 35 ही होंगे, 35 से 40 क्वेश्चन है, 96 क्वेश्चन ही हैं इसमें। इस पीडीएफ में 96, क्योंकि जो भी पीडीएफ होता है 100 से ऊपर नहीं होता है, जिसमें 3-4 पीडीएफ अलग से आ गए, तो हमारे पास 3-4 कम ही क्वेश्चन हैं, 100 नहीं है पूरे। किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण प्रजा पर कर आरोपित किए बिना कराया था? मतलब कि कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके लिए कर, मतलब कि टैक्स की ज़रूरत होती है, बिना टैक्स के होगा नहीं। तो कौन सा शासक था जो टैक्स लिए बिना सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए अशोक, नहीं, ऐसा तो अशोक ने नहीं किया। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने भी नहीं किया। रुद्रदामन, इन्होंने किया। स्कंदगुप्त, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने तो हुणों का आक्रमण का सामना किया था। हुणों का आक्रमण जो था इन्हीं के टाइम पर आया था। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के संबंध में किन विषयों पर जानकारी दी है? मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा एक वर्णन देख लीजिए। पाटलिपुत्र नगर का वर्णन मेगास्थनीज आया था मौर्य में। नगर प्रशासन का वर्णन, ऑप्शन सी में सैन्य प्रशासन का वर्णन। देखते हैं ये हमारा टेक्स्ट में क्या दिया गया है। केवल वन मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी क्या गलत हैं? बी में देखिए 1 और 2, तो इसके कहने का मतलब है कि 1 और 2 ही होगा। सी में देखिए 2 और 3, और डी में है सभी, तो ये सभी हो जाएगा, क्योंकि देखना पाटलिपुत्र नगर का वर्णन वो घूमने ही आया था इसीलिए। नगर प्रशासन का वर्णन, कोई भी विदेशी अगर आपके देश में आ रहा है, अभी के टाइम पर तो टूरिज्म बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर 1 ही 2 आते थे, तो वो क्या आपके प्रशासन के बारे में नहीं जानेंगे, सैन्य प्रशासन के बारे में नहीं जानेंगे? वो इसीलिए आए हैं, इसी काम के लिए आए हैं, उनको भेजा इसी के लिए गया है, लेकिन उनका मतलब कि मेन मोटिव ये है। चलते हैं आगे 63 क्वेश्चन पर। सारी प्रजा मेरी संतान है, इस कथन की उद्घोषणा अशोक ने किस अभिलेख में की है? ऑप्शन ए भाब्रू अभिलेख, ऑप्शन बी पृथक कलिंग प्रज्ञापन, ऑप्शन सी मास्की अभिलेख या 13वां शिलालेख। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, पृथक कलिंग प्रज्ञापन। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 नंबर खुल चुका है, तो इसमें बढ़ते हैं। मौर्य प्रशासन में राजुक नामक जो पदाधिकारी थे उनकी क्या स्थिति थी? ये धर्म का प्रचार करते थे। ऑप्शन बी, ये राजस्व का लेखा जोखा रखते थे। इन्हें राजस्व एवं न्याय संबंधी अधिकार प्राप्त थे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो राजुक थे इनको राजस्व और न्याय संबंधी अधिकार प्राप्त थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। अशोक के स्तंभों के विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मतलब इसमें 3 गो सही है, 1 गो गलत है, गलत को ही छांटना है। ऑप्शन में देखिए, स्तंभ कई मंडलाकार टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए हैं। ऑप्शन बी,
स्तंभ बिना चौकी या आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं। ये कैसे हो गया भाई? बिना चौकी आधार के भूमि पर कैसे टिकेगा? स्तंभों के शीर्ष पर पशु आकृतियां मंडित हैं। स्तंभ पर चमकीली पालिश की गई है। तो ये तो हाँ, चमकीली पालिश की गई हैं। स्तंभों के शीर्ष पर पशु आकृतियां भी बनी हैं। स्तंभ बिना चौकी आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं, ये भी सही है। क्या लगा आपको कि ये गलत है? बिना आधार पर नहीं, डायरेक्ट भूमि में मतलब चौकी या किसी मतलब कोई बिना पत्थर का, क्योंकि वो खुद पत्थर है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत इसमें छांटना है और ये गलत है, तो ये इस हिसाब से यही सही हो जाएगा ऑप्शन। मंडलाकार टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए हैं। स्तंभ जो है वो डायरेक्ट पिलर, जो समझिए ऐसे पिलर, पत्थरों को काटकर पिलर बनाए गए हैं। तो और ये बोल रहा है कि मंडलाकार टुकड़ों को जोड़कर, तो ऐसा नहीं हुआ। मौर्योत्तर काल में 66 नंबर क्वेश्चन, मौर्योत्तर काल में देवपुत्र की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी खारवेल या ऑप्शन डी शक। तो इसमें से हम देखते हैं, हमारा जो ऑप्शन ए है यहीं से हो जाएगा, कुषाण। कुषाण को ही देवपुत्र की उपाधि दिया गया था। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पर। कुषाण काल में विकसित गांधार मूर्ति कला के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी कि गलत इसमें से भी उठाना है। ऑप्शन ए देखिए, इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं यूनान और रोम की मिश्रित शैली में बनाई गई हैं। ऑप्शन बी, इसमें मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। ऑप्शन सी, मूर्तियां सामान्यतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। तत्पश्चात बुद्ध का दृश्य गांधार कला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। इसमें देखते हैं ऑप्शन ए, इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं यूनान और रोम की मिश्रित शैली में बनाई गई, ये सही है। ऑप्शन बी देखिए, इसमें मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। यस, ये भी सही है, बढ़िया से दिखाया गया है मानव शरीर को, पूरा बढ़िया से एकदम। ऑप्शन सी देखिए, मूर्तियां सामान्यतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, यही गलत है। ऑप्शन डी देखिए, तत्पश्चात बुद्ध का दृश्य गांधार कला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से गांधार कला में बनाया गया है मूर्तियां, ये भी सही है। यानी ऑप्शन सी हमारे पास गलत है, लेकिन हमारे साथ ये सही है, क्योंकि इसमें उल्टा ही पूछा गया है, तो इसमें उल्टा ही आपको बताना है। देखिए, सत्य नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अगली बार जब हम क्लास करेंगे उसमें टाइमर भी रहेगा, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड का उसमें ऑफ रहेगा, और आपको मतलब बीच में अपना आंसर ढूंढना है, कमेंट करना है, और उसके बाद हम मतलब अपना सॉल्यूशन बताएंगे। 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन काल में भूमिदान के उल्लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन इसमें कूट है, कौन सा कथन सही है? मतलब ये कथन 1, कथन 2 है, और इसमें से बताना है कौन सा है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें पढ़ते हैं, 10 सेकेंड का ऑफ दे देते हैं, तो पढ़ते हैं शुरू से। इसमें ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलने लगते हैं, मतलब भूमिदान करना, ये बात तो सही ही है। अभी 100 साल पहले भी भूमिदान चल रहा था, मतलब कोई भी सतुआ खिला के भूमि लेकर चला जाता था। भूमिदान के प्रारंभिक प्रमाण साधारणतः धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए जाने के संदर्भ में मिलते थे। हाँ, ये शुरुआत में जो थे वो ब्राह्मणों को दिए जाते थे या धार्मिक संस्थाओं के लिए, मतलब कोई भी अच्छे कार्यों के लिए दिए जाते थे। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भूमिदान एक अलग मतलब कि मोड़ ले ली, कोई भी कुछ सामान दे दिया, मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, कुछ दिया आपने, उसको भूमि में दे दिया, 1 एकड़ आपका, ऐसे भी हुआ करते थे। 69 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। ये तमिल है, तमिल में मस्तधुवन एवं प्रकृति में सत्यवाह, ये जो शब्दावली है किस वर्ग को इंगित करती है? ये कौन थे? ऑप्शन ए, राजा थे, व्यापारी थे, सेनानी थे या पुरोहित थे?
तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा व्यापारी। मस्तथवन और सत्थवा ये जो दोनों थे व्यापारी थे, मतलब ये कैटेगरी का नाम है। 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति, जिसका नाम प्रयाग प्रशस्ति है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यानी 1 2 3 को है, इसको पढ़ना है और उसके बाद ये कूटनीति को कौन सा सही है इसमें से लगाना है। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें। इसकी रचना चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि हरिसेन ने संस्कृत में की थी। ऑप्शन बी, इसमें समुद्रगुप्त को देवताओं के तुल्य बताया गया है। ऑप्शन सी, इसमें समुद्रगुप्त के विभिन्न राज्यों के प्रति नीतियों का वर्णन किया गया है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है ये चंद्रगुप्त के बारे में दिया गया है और इस चंद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। तो इसमें देवताओं के तुल्य बताया गया है और इसमें इसके जो नीति हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन हरिसेन ने संस्कृत में की थी, ये बात सही नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा बिकॉज ये गलत है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 71 त्रिपिटक संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन से हैं? नहीं, त्रिपिटक नहीं, त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिदलीय पार्टी, त्रिदलीय संघर्ष, इसमें कौन कौन थे? तो इसमें तो चोल, पाल और प्रतिहार, या प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य, चोल, पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट। जो चलिए देखते हैं। तो इसमें तो ये चोल कहाँ से आ गए? चोल तो होंगे ही नहीं। पाल थे, ये पाल तो निश्चित है। पाल कौन कौन से में है? तो इसको कैसे किया जाता है क्वेश्चन पहले देखिए। तो कौन था पहले? ये जो पाल थे ये थे, क्योंकि इनकी डायनेस्टी थी। और तो पाल कौन कौन से में नहीं है? ये इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ये गए खत्म। ठीक। और ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष था, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको नहीं याद है, थोड़ा सा भी हिंट, ये पाल वाला एक हिंट है, क्योंकि पाल उस टाइम पर त्रिपक्षीय में इसी ने शुरू किया था, इसी के टाइम पर शुरू किया गया था। तो पाल जो थे इन्हीं के टाइम पर किया। तो पाल किस में नहीं है उसको हटा दिया। ठीक। और इसमें उत्तर भारत में हुआ है ये त्रिपक्षीय संघर्ष। तो साउथ का क्या करेगा? इसमें साउथ का चोल राजा इसमें क्या करेगा? यानी ये भी गया। तो बचा हमारा ऑप्शन बी, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, यही तीनों मिलकर त्रिपक्षीय संघर्ष में लगाएंगे। इनका जो मैप था ये ऐसे था, कभी ये इस पे आक्रमण करता है, कभी ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, मतलब अपने में ही लड़ाई युद्ध चलते रहते थे। और ये नहीं है कि मतलब तीनों एक ही टाइम पर, मतलब बहुत अलग अलग टाइम पर भी ये मतलब कि युद्ध किए हैं, एक ही समय पर नहीं, समय के अलग अलग पक्ष में भी किए हैं। 72 चोलकालीन स्थानीय शासन की जानकारी प्रदान करने वाला अभिलेख है। मतलब चोल के शासन में कौन सा अभिलेख था जो चोल के बारे में बताता है? ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन बी तंजौर अभिलेख, ऑप्शन सी उत्तर मेरूर अभिलेख, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो चोल काल के बारे में बताया गया है उत्तर मेरू के अभिलेख में है। मेरूर ये एक अधिक आ गया है, उत्तर मेरू अभिलेख में बताया गया है, ऑप्शन सी। चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है तो क्या करना है इसमें? विचार कीजिए। विश्व, ऑप्शन ए में देखिए है, विश्व अनित्य एवं आत्मविहीन है। सेकंड नंबर, मनुष्य मध्यम मार्ग अपनाकर सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकता है। इसमें तो मतलब कौन सा सही है? सही हमको चूज करना है, यही देखना है, सही चूज करना है या गलत। तो देखिए, विश्व अनित्य एवं आत्मविहीन है, ये भी सही है। मनुष्य मध्यम मार्ग अपनाकर सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकता है, ये भी सही है।
उसमें बोला था दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख के रास्ते हैं, और एक दिया था 74 में। 74 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, संगम साहित्य किस भाषा साहित्य का उदाहरण है। मतलब संगम साहित्य कन्नड़ में है या तमिल में है, मलयालम में है या संस्कृत में है। दीजिए आंसर। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तमिल में है। संगम साहित्य तमिल भाषा का साहित्य का उदाहरण है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत के किस पतन से प्राचीन काल में भारत रोमन व्यापार की जानकारी के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य नहीं, साक्ष्य, थोड़ा मतलब कि टंग ऑफ स्लिप हो गया। दक्षिण भारत के किस पतन से प्राचीन काल में भारत रोमन व्यापार की जानकारी के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अरिकामेड़ु, हुंसी, ब्रह्मगिरी या हल्लूर। तो हमारा ऑप्शन इसमें अरिकामेड़ु सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 76 तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहते हैं। मतलब कि साउथ में जो तमिल हमारा राज्य है, भूस्वामी को क्या कहते हैं। उड़वार या कड़ैसियार या अदिमई या विल्लाल। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो ये है ऑप्शन डी सही, विल्लाल। इसको याद करने का ऑप्शन देखिए कि भल्लाल देव एक था हमारा बाहुबली, उसमें राजा था, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि तमिल में विल्लाल है, हमारा स्वामी विल्लाल है, विल्लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77 देखते हैं, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था। पल्लव, शक, कुषाण और गुप्त। इनमें से चारों में से कौन था जो रेशम मार्ग पर मतलब इनका नियंत्रण था। तो कुछ समय बीत चुका है और हमारा ऑप्शन सी सही है, कुषाण। यही जो थे वो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। तो ये क्वेश्चन हमारा आ गया थोड़ा लंबा, तो इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा भी गलती किए तो गलती हो जाती है। तो हर्षवर्धन के बारे में इसमें बताना है, तो पढ़ते हैं पहले। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। ये हमारा सही है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाणभट्ट थे और इन्होंने हर्ष जीवनी लिखी है, हर्षचरित्र। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उन्होंने पूरे जीवन काल का वर्णन किया गया है। ये बात गलत है। वंशावली तो इसमें है ही नहीं। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए कहाँ, इसमें उसके पिताजी हुए, उसके दादाजी हुए हर्ष के, लेकिन इसके बाद हर्ष के बाद कोई हुआ ही नहीं। तो इसका वंश ही नहीं ज़्यादा हुआ। हमारा केवल एक, इसमें कूटनीति जो है केवल एक सही है। अगर आप हर्षवर्धन के बारे में हर्षवर्धन डायनेस्टी पढ़िएगा तो उसमें इसके पिता प्रभाकर वर्धन के बारे में और उनके पिता के बारे में बताया गया है, लेकिन इनके बेटे के बारे में बताया ही नहीं गया, शायद होंगे ही नहीं। चलिए 79 पर आ चुके हैं हम लोग, तो इसको पढ़ते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में कुछ निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक नंबर देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए। एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। स्थानीय प्रशासन में नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, प्रथम कुलीन आदि प्रमुख व्यक्तियों की भूमिका में वृद्धि हुई। और कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए केवल एक सही है, एक और दो सही है, या एक और तीन सही है, या सभी सही हैं। इसको फिर से एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। एक नंबर में देखिए क्या कहा गया है इसमें, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद, मतलब जो इम्पोर्टेंट पद हैं पर अनुवांशिक बन गए। ये बात सही है। मतलब एक बार जो बैठा कुछ समय बाद तो उसके बाद अनुवांशिक बन गए। इसी टाइम पर तो था, गुप्त काल के ही बाद तो अनुवांशिक बन गए,
कि मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और बहुत सारे पद पर ऐसा ही हो गया। आगे देखते हैं, एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, ये भी हो गया था। मतलब मान लीजिए आप मंत्री हैं और आपने कोई और भी इंडस्ट्री संभाल रखा है, जैसा कि अभी है। अभी हमारा लोकतंत्र में क्या है कि ऐसा कर सकते हैं, प्रधानमंत्री अपने साथ कोई और भी मिनिस्ट्री रख सकते हैं, या कोई भी है जो गवर्नर भी 2 राज्यों का हो सकता है, एक ही। 3rd नंबर पर देखिए, स्थानीय प्रशासन में नगर श्रेणी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक आदि प्रमुख व्यक्तियों की भूमिका में वृद्धि हुई। यस, ये भी सही है, यानी ये तीनों सही हैं। तो चलिए आगे बढ़िए, जब सब सही हो गए तो आगे बढ़िए। 80 नंबर क्वेश्चन, गुप्तकालीन खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही आ गया, एक फैक्ट क्वेश्चन में ही आ गया कि आर्यभट्ट खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ हैं, और ये किस काल के हैं। तो यहाँ पर गुप्त काल ऑप्शन में आ सकता है आपका, या ऐसे भी पूछ सकता है कि आर्यभट्ट जो कि गुप्त काल में रहने वाले एक व्यक्ति थे, वो क्या थे। ऑप्शन ए खगोल शास्त्री, ऑप्शन बी गणितज्ञ, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन बी कोई नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है। तो इसमें हमारा कूटनीति पढ़ते हैं क्या है। आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटती है। आगे अच्छा, उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि का प्रतिपादन किया था। चलिए, ये भी सही है और ये भी सही है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2, क्योंकि उस टाइम गुप्त काल में ही मतलब गणित भी अपने चरम सीमा पर था, और खगोल भी। मतलब आर्यभट्ट ने ये प्राप्त कर लिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटती है, और वृत्त की परिधि मापने की नियम भी बना लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। 2 प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य हैं, कौन कौन से हैं। मेघदूतम और बुद्धचरित, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम एवं मेघदूतम, ऑप्शन सी शिलप्पदिकारम एवं मणिमेखलाई, ऑप्शन डी शिलप्पदिकारम एवं बुद्धचरित्र। तो ये देखिए, बुद्धचरित्र जो था ये तो हमारे नॉर्थ इंडिया में आ जाएगा, ये गया। और उसके बाद ये ऑप्शन 2 को बचे, और हमें याद है शिलप्पदिकारम और मणिमेखलाई तमिल के 2 महाकाव्य हैं। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये मृतभांड है और ये संबंध कालखंड, इसको मिलान करना है। चित्रित धूसर मृतकांड, लाल एवं काले मृतभांड, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृतभांड। और ये कौन है, हड़प्पा काल या उत्तर वैदिक काल या पूर्वी मौर्य काल। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ABC को दिया गया है 1 2 3, या सीधे या जो है लाइन वो सही है। आगे देखिए ऑप्शन बी में है 3 2 1, यानी उल्टा है, या 2 3 1 या 1 3 2। इसको आपको सजाना है कैसे है, तो इस पर देखिए विचार करते हैं हम थोड़ा अच्छे से। चित्रित धूसर मृतभांड, ये जो हड़प्पा काल में ही था। लाल एवं काले मृतभांड, ये पूर्व मौर्य काल में था। उसके बाद उत्तरी काली पॉलिश वाले मृतभांड, ये उत्तर वैदिक काल में था। तो 1 और 3 और 2, 132 कोड है ये, 132। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, 83, उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा की गई है। उपनिषद के बारे में बताया गया है। 2 नंबर, उपनिषदों में प्रमुखतः यथार्थ विश्वास और ज्ञान को महत्व दिया गया है। 3 नंबर में, उपनिषदों में विचारों को सामान्य वार्तालाप के रूप में विस्तृत किया गया है। इनमें से कथन कौन सा सही है, केवल 2, 1 या 3, या सी में 2 या 3, या ये सभी। तो इस पर 5 सेकेंड या 10 सेकेंड का समय देते हैं। चलिए 83, चलिए तो 10 सेकेंड आपका ख़त्म हुआ। इसको सॉल्यूशन करते हैं। इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा की गई है।
यानी उपनिषदों में बताया गया है कि बलि और कर्मकांड सही काम नहीं है, और ये भी सही है क्योंकि ये बताया गया है, सही बात है। उपनिषदों में प्रमुखतः यथार्थ, विश्वास एवं ज्ञान को महत्व दिया गया है। यस, सिर्फ आपको विश्वास करना है, यथार्थ विश्वास और ज्ञान को महत्व दिया गया है, ये भी सही है। उपनिषदों में विचारों को सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यस, ये भी सही है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 84 पर आते हैं। यथार्थवेद संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके अधिकांश मंत्र लौकिक आचार व्यवहार से संबंधित है। दूसरा, इसमें आर्य तथा आर्येतर तत्वों का समन्वय देखने को मिलता है। इसमें कूट क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या तो ना तो एक और ना ही दो। इसमें भी 10 सेकंड का समय मिलता है आपको। चलिए सॉल्यूशन कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं। आपको अगर सॉल्यूशन पता है तो कमेंट कीजिए। आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मतलब कि इसमें कूट भी आसान आसान मिला है और इसका कूट है ऑप्शन सी। अभी तक ऐसा नहीं आया कि ना हो तो ये ना और केवल दो, ऐसा नहीं आया था। एक आया था जिसमें केवल एक ऑप्शन वाला सही हुआ था। तो मतलब आज के मतलब ऑप्शन भी आसान आसान ही है, क्योंकि ये PYQs नहीं MCQs है। MCQs मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये भी। PYQs ये नहीं है, क्योंकि PYQs में ऐसे आए ही नहीं, ये MCQs है। पढ़ते हैं। इसके अधिकांश मंत्र लौकिक आचार व्यवहार से संबंधित है। सही है। इसमें आर्य तथा आर्येतर तत्वों का समन्वय देखने को मिलता है अथर्ववेद संहिता में। 85 में देखते हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। फिर से वैसा ही क्वेश्चन। ये दोनों समकालीन गुफा स्थापत्य हैं। ये दोनों समकालीन गुफा एलोरा एल एलिफेंटा, ये दोनों गुफाएं जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों से संबंध है। लो भैया, इसमें तो गए। सही कौन सा है? केवल एक, केवल दो, 1 और 2, और ना ही 1 और ना ही 2। इसमें भी 10 सेकंड का समय मिलता है आपको। चलिए चलिए तो 10 सेकंड आपका हो चुका है। तो पढ़ते हैं इसमें कुछ पहला पॉइंट क्या कहता है। ये दोनों समकालीन गुफा स्थापत्य हैं। ये जो है बात, ये तो सही है, सही है। ये दोनों गुफाएं जैन, बौद्ध, बस यहीं तक। ये बात नहीं कहता तो सत्य हो जाता, लेकिन ये बोल दिया, यही गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3 को धर्म नहीं, जैन बौद्ध के बारे में बताया गया है। 86 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये थोड़ा इससे हट के क्वेश्चन आया है, तो इसमें देखते हैं। कला स्थापत्य मतलब कौन सा कला कब आया है? कला है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए में लोमस ऋषि गुहा, ऑप्शन बी में है उदयगिरी गुहा, सी में है मामल्लपुरम के 5 रथ, या कांची का कैलाश मंदिर। और इसमें क्या क्या विशेषता हैं? इमारती मंदिर, एकाश्मक मंदिर, प्राचीनतम हिंदू गुफा, प्राचीनतम गुहा स्थापत्य। इसमें कूट क्या है, मतलब आंसर क्या है? ऑप्शन ए में 4 3 2 1, ऑप्शन बी में 3 4 1 2, या ऑप्शन सी में 1 2 3 4, ऑप्शन डी में 2 1 3 4। तो इसमें भी आपको 10 सेकंड मिलते हैं। चलिए तो चलिए, लगता है कि 10 सेकंड आपके ख़त्म हुए। इसमें हम पढ़ते हैं लोमस ऋषि गुहा। तो ये जो है लोमस ऋषि गुहा, ये हमारा प्राचीनतम गुहा स्थापत्य है, सबसे प्राचीन है, इसकी विशेषता यही है। और उदयगिरी का गुहा, तो ये देखिए प्राचीनतम हिंदू गुहा है। ये गुहा गुहा से अपना मेल खा गया। तो आपको ऐसे भी मतलब कि कोई मतलब गेस कर लेना चाहिए था कि ये गुहा गुहा है, तो इसमें गुहा गुहा है, तो मतलब ये ए और बी मतलब 1 और 2 में नहीं आएगा, यानी ए बी के टाइम पर 1 और 2 नहीं आएगा। तो आपको तो ऐसे भी काट देना चाहिए 2 ऑप्शन, और इन्हीं 2 में आपको मतलब कि करना चाहिए।
तो ए का हमारा पास 4 आ गया और बी का 3, तो हमारा पास यही सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देख लीजिए 2 है, मामल्लपुरम के 5 रथ, ये एकात्मक मंदिर है, और कांची का कैलाश मंदिर इमारती मंदिर है, इमारती। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गार्डन चाइल्ड के अनुसार सिंधु सभ्यता का अंत आर्य आक्रमण के कारण हुआ था। हो गार्डन चाइल्ड के अनुसार ये बोला गया है कि सिंधु सभ्यता का अंत आर्य के आक्रमणों के कारण हुआ था। ऑप्शन सेकंड नंबर में देखिए, फेयर सर्विस के अनुसार सिंधु सभ्यता का अंत पारिस्थितिक संतुलन के कारण हुआ था। चलिए आपका इसका आंसर दीजिए, कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक और ना ही दो। चलिए आंसर दीजिए। तो इसमें हम बता दे रहे हैं कि गार्डन चाइल्ड्स के अनुसार ये बताया गया है सिंधु सभ्यता का अंत आर्य आक्रमण के कारण हुआ, और आर्य ने आक्रमण किया और अपना स्थान आधिपत्य किया, और उसके बाद फेयर सर्विस के अनुसार ये बताया गया है कि पारिस्थितिकी संतुलन के कारण भी हुआ है। पहले आर्य आक्रमण किए, उसके बाद पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ा और सब समाप्त हो गया। तो दोनों सही है इसके हिसाब से। 87 88 नंबर क्वेश्चन पर 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पढ़िए। गोपद यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है, शिल्पवेद अथर्ववेद का एक उपवेद है। इसमें भी मिलान कीजिए, कौन सही है कौन गलत है। इसमें तो सत्य ही पूछा है, केवल एक, केवल दो, या दोनों सही हैं, या फिर कोई भी सत्य नहीं है। तो गोपद यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है, ये सही नहीं है। शिल्पवेद अथर्ववेद का एक उपवेद है, ये सही है। तो हमारे पास ऑप्शन बी केवल सही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 89 क्वेश्चन पर। यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असत्य है, मतलब ये इन दोनों में कौन गलत है। ऑप्शन ए में देखिए, प्लूटो का शिल्प सिकंदर मकदूनिया का शासक था, उसे भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया। वितस्ता के युद्ध में हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। केवल 3, केवल 2, 1 और 2, या तो ना ही 2 और ना ही 1। चलिए इसमें 10 सेकंड का आपको समय मिलता है। तो आपको 10 सेकंड का समय ख़त्म हुआ, अधिक ही हो गया। तो इसमें देखते हैं कि प्लूटो का जो शिल्प सिकंदर मकदूनिया का शासक था, उन्होंने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया, ये सही है। लेकिन वितस्ता के युद्ध को हाइडेस्पीच का युद्ध नहीं कहा जाता है। नहीं, ये तो गलत हो गया भैया, उल्टा हो गया। वितस्ता का युद्ध को हाइडेस्पीच का युद्ध कहा जाता है, ये सही है। ओह नहीं, ये थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें हो गया। ऑप्शन बी सही है, मतलब असत्य है कॉमन, ऑप्शन बी ये सही है, ये गलत है। देखिए कितना इसमें कन्फ्यूजन हुआ, मतलब क्वेश्चन तो समझ में आ गया, लेकिन ये कथन असत्य के कारण यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया। ऑप्शन बी, देखिए इसमें ऑप्शन ए सही मारा गया है, लेकिन इसमें केवल बी सही मारा गया है। तो इसके हिसाब से मतलब कि कभी कभी कन्फ्यूज़न हो भी जाता है। चलिए तो इस कन्फ्यूज़न इसमें मिटाते हैं हम। यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो गलत कौन है? ये ऑप्शन बी गलत है, हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से नहीं जाना जाता है। इसको तो हुगली का, या हुगली नहीं, वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था जो कि। चलिए 90 में आते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। सेकंड, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। उन्होंने आर्य सत्य का प्रसार किया था।
इसमें देखते हैं आंसर क्या है, 1 और 2, 1 और 3, 1 2 3, या ये सभी, ऑल ऑफ दिस। इसमें आपको 10 सेकंड का समय मिलता है। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ऑप्शन ए जो है, उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, ये सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, यस, वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रसार किया, ये भी सत्य है। ऑप्शन डी, इसमें सभी सत्य हैं। चलिए 91 पर आते हैं, और हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं बचे, मतलब 96 हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। प्राचीनतम काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले तो यूनानी और कुषाण और शक में आपको बताना है कि कौन सा कालानुक्रम सही है। तो 91 में हमारा ऑप्शन, देखिए सबसे पहले हमारे पास यूनानी आते हैं, जो कि सिकंदर था। तो सबसे पहले हमारा यूनानी आएगा, तो ये हमारा ये और ये गया। तो सबसे पहले हमारा यूनानी आएगा, और उसमें भी शक उसके बाद आ जाएंगे। कुषाण सबसे लास्ट में आक्रमण करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 92 में देखिए, पांड्य वंश के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? एक नंबर, इस वंश की राजधानी मदुरै थी। सेकंड नंबर, इस वंश का सबसे पहले वर्णन फाहियान ने किया था। सी में, पांड्य शासकों के रोम साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध थे। पांड्य शासकों ने आगस्टन के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। ऑप्शन में देखिए, केवल 1, केवल 2, 1 और 4, या 1 3 4। मतलब इसमें कोई ना कोई तो गलत है। तो इसको एक बार पढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, बढ़िया ले। इस वंश की राजधानी मदुरै थी, नहीं, ये गलत है। तो देखिए ये गलत नहीं है, ये सही है। मदुरै में थी, इस वंश की राजधानी मदुरै में थी। ठीक, इस वंश का सबसे पहले वर्णन फाहियान ने किया था। इसको छोड़ते हैं एक बार। और ये हमारा ये ऑप्शन 4 नंबर सही है। पांड्य शासकों ने आगस्टन के दरबार में अपना राजदूत भेजा। तो देखिए 1 और 4 किस में आ रहे हैं? 1 और 4 सी में भी आ रहे हैं और डी में भी आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए केवल काटो, ऑप्शन बी वाला भी काटो। चलिए देखते हैं। और सेकंड नंबर, इस वंश का सबसे पहले वर्णन फाहियान ने नहीं, मेगास्थनीज ने किया था, ये गलत है। और ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, यानी 1 3 4 हमारा ये कूटनीति सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, वे किस वंश से संबंधित रहते थे? पुष्यपुति वंश, गढ़वाल वंश, चाहमान वंश, या गुर्जर प्रतिवार? चाहमान नहीं, इसको चौहान कहिए, चौहान। पृथ्वीराज चौहान, चौहान कहने का मतलब क्या है? चलिए 94 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कांकोट वंश के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी, ये गलत है। इसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी, यस, यही सही है। ललितादित्य ने इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, यस। मार्तंड मंदिर का निर्माण इसी वंश के शासक ने करवाया था, यस, सही है। यानी ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए सही है, लेकिन ये सही बात नहीं है। चलिए आते हैं 95 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन करने वाली पुस्तक राज तरंगिणी का लेखक कौन था? राज तरंगिणी, मेगास्थनीज, फाहियान, चंद्रबरदाई या कल्हण? तो इसमें आपको 10 सेकंड का समय मिलता है, तो आप बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर।
तो इसका आंसर जो है कल्हण, ये ऑप्शन डी कल्हण। कल्हण के राज तरंगिणी पुस्तक में कश्मीर का पूरा इतिहास मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट 96 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, औरंगाबाद स्थित अजंता की गुफाओं का चित्रण 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक हुआ। अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। और इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। इसमें आपको 10 सेकंड मिलते हैं। तो चलिए, औरंगाबाद स्थित अजंता की गुफाओं का चित्रण 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं ईसा शताब्दी तक हुआ। ये देखिए, 2वीं शताब्दी यानी 200 BC से लेकर और 700 तक, AD तक, यानी 900 तक इसकी अजंता की गुफाओं का चित्रण हुआ। ठीक, अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 गुप्तकालीन थी, यानी गुप्त काल में इनका, इसका मतलब 16 और 17 गुप्त काल में हैं। तो चलिए, ऑप्शन हमारा 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। तो हमारा यही लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको किसी को देखना होगा उत्तर, तो ये भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये पूरा मतलब 1 से 96 तक का आंसर है और ये पाथ फाइंडर का क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और ये जो PDF है आपको कहाँ मिलेगा वो भी बता दे रहा हूँ। थोड़ा शुरू में चलते हैं। या ऐसे छोड़िए, शुरू में क्या कहलाता है, कहीं पर खाली स्थान देखते हैं वहीं पर लिख देंगे। हाँ देखिए, यहाँ पर जो PDF है वो हमारा व्हाट्सअप चैनल पर मिलेगा, व्हाट्सअप चैनल पर, व्हाट्सएप पर। और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर व्हाट्सएप आपको ज्वाइन कर लेना है। GKGS बैकबोन, ये जो है व्हाट्सएप चैनल है, GKGS बैकबोन, सर्च करेंगे आ जाएगा। तो वहाँ पर जाइए व्हाट्सएप में, वहाँ पर आपको मिलेगा इसका PDF पूरा बढ़िया से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।